आज का टॉपिक है द्रव्यमान का वेग के साथ परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। अभी तक तो हम द्रव्यमान m को नियत मानते आ रहे हैं, पर आपेक्षिकता में जबकि कण का वेग प्रकाश के वेग के ऑर्डर का है, उसकी कोटि का है, तब यह द्रव्यमान भी वेग के साथ बदल जाता है। माना एक निर्देश फ्रेम s के सापेक्ष दूसरी निर्देश फ्रेम s डैश नियत वेग v से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील है। एक कण जो s डैश निर्देश फ्रेम में स्थिर है, s निर्देश फ्रेम में v वेग से धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील होगा। तो हम दो निर्देश फ्रेम ले रहे हैं, s और s डैश। s डैश फ्रेम s फ्रेम के सापेक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील है और एक कण भी s फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिमान है, धनात्मक x अक्ष की दिशा में ही। तो यह कण s डैश फ्रेम के सापेक्ष स्थिर रहेगा और s फ्रेम के सापेक्ष इसका वेग v होगा। माना कण का द्रव्यमान s डैश निर्देश फ्रेम में, जिसके सापेक्ष यह स्थिर है, m0 है। m0 कण का द्रव्यमान हम ले रहे हैं उस निर्देश फ्रेम में जिसमें कि यह स्थिर है, इसका वेग 0 है। तो क्योंकि s डैश फ्रेम में इसका वेग 0 है, इसलिए s डैश फ्रेम में कण का द्रव्यमान m0 ले रहे हैं और इसे हम विराम द्रव्यमान कहते हैं, रेस्ट मास। उस फ्रेम में द्रव्यमान जिसके सापेक्ष की यह विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। इस द्रव्यमान m0 को विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास कहते हैं। इस कण का द्रव्यमान s निर्देश फ्रेम में, जिसके सापेक्ष यह v वेग से गतिशील है, माना m है। तो कण का द्रव्यमान हम m मान रहे हैं s निर्देश फ्रेम में, जिसके सापेक्ष की यह कण v वेग से गतिशील है, और m0 द्रव्यमान उस फ्रेम में मान रहे हैं s डैश फ्रेम में, जिसके सापेक्ष की यह स्थिर है, विराम अवस्था में। यदि s डैश निर्देश फ्रेम में कण अनंत सूक्ष्म समय dt डैश में y डैश अक्ष की दिशा में अनंत सूक्ष्म दूरी dy डैश से विस्थापित होता है, तो कण का y डैश अक्ष के अनुदिश संवेग py डैश बराबर होगा m0 vy डैश, p बराबर mv। s डैश निर्देश फ्रेम में कण को हम y डैश अक्ष की दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। y डैश अक्ष की दिशा में कण के वेग को लिख रहे हैं vy डैश, और s डैश फ्रेम में कण का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 है, इसलिए s डैश फ्रेम में y अक्ष की दिशा में कण का संवेग py डैश बराबर होगा m0 vy डैश, और s डैश फ्रेम में कण के वेग का y घटक vy डैश, ये बराबर होगा dy डैश अपॉन dt डैश। dt डैश समय में विस्थापन है dy डैश, y डैश अक्ष की दिशा में। s निर्देश फ्रेम में ये संगत समय करस्पॉन्डिंग टाइम dt और संगत विस्थापन करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट dy होगा, जिससे कण का y अक्ष के अनुदिश संवेग py बराबर होगा mvy। s फ्रेम में कण का संवेग y अक्ष की दिशा में py बराबर mvy, क्योंकि अब कण का द्रव्यमान m है s फ्रेम में, जिसके सापेक्ष की यह कण v वेग से गति कर रहा है, और vy वेग का y अक्ष की दिशा में घटक बराबर होगा dy अपॉन dt। s फ्रेम में
विस्थापन dy है y अक्ष की दिशा में और समय अंतराल dt है। दोनों निर्देश फ्रेमों में संवेग के y घटक का मान एक समान होगा, यानी py बराबर होना चाहिए py डैश। तो py और py डैश के मान रखें, दोनों को बराबर करें तो हमें यह समीकरण मिलेगा m dy अपॉन dt बराबर m0 dy डैश अपॉन dt डैश। परंतु लोरेंज रूपांतरण समीकरण से y बराबर y डैश होता है, इसलिए dy बराबर होगा dy डैश। और काल विस्फारण समय के विस्तार से, टाइम डायलेशन से यह संबंध हमारे पास है, dt बराबर होगा dt डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। dt डैश यह उचित समय अंतराल है। उस फ्रेम में समय अंतराल जिसमें कि घड़ी स्थिर रहती है, और dt उस फ्रेम में समय अंतराल है जिसके सापेक्ष की घड़ी v वेग से गति करती है। तो यह dt और dt डैश में संबंध है काल विस्फारण टाइम डायलेशन के सूत्र से। तो हम dy और dt के मान रख दें तो हमें मिलेगा m dy डैश अपॉन dt डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m0 dy डैश अपॉन dt डैश। m dy अपॉन dt इक्वल टू m0 dy डैश अपॉन dt डैश। इसमें हम dy बराबर dy डैश रखें और dt बराबर रखें dt डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हमें यह समीकरण मिलेगा। dy डैश से dy डैश कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, dt डैश से भी dt डैश कैंसिल हो जाएगा और m का मान मिलेगा m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही द्रव्यमान का सूत्र है उस फ्रेम में जिसमें कि कण v वेग से गति कर रहा है। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में नीचे हर में डिनोमिनेटर में जो राशि है वो 1 से कम है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यह 1 से कम है, तो m का मान m0 से अधिक होगा, तो द्रव्यमान का मान बढ़ता है। और यदि हम v बराबर 0 ले लेते हैं तो m बराबर m0 हो जाता है। तो m0 कण का द्रव्यमान है जबकि वेग 0 है, जबकि कण विराम अवस्था में है। यदि v बराबर c ले लें तो v बराबर c पर नीचे अंडर रूट के अंदर 0 हो जाएगा, तो m का मान इन्फिनिटी होगा। क्योंकि वेग v का मान c नहीं हो सकता है, इसलिए m द्रव्यमान का मान भी इन्फिनिटी नहीं होगा। पर जब v टेंड्स टू c तब m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब v का मान c की तरफ अग्रसर होगा, c के नज़दीक पहुंचता जाएगा, तो द्रव्यमान m का मान भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा। तो इस समीकरण से, समीकरण 6 इसको लिखा है, इससे स्पष्ट है कि कण का द्रव्यमान कण के वेग v के बढ़ने के साथ बढ़ता है एवं जब v टेंड्स टू c m टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्पष्ट है कि किसी कण का अधिकतम संभव वेग c है। कण का अधिकतम संभव वेग c है। c v बराबर c होने पर कण का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो किसी भी द्रव्य कण का, जिस कण का कोई द्रव्यमान है,
उसका वेग c नहीं हो सकता है, c से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। c के जितना नज़दीक पहुँचे उतना नज़दीक जा सकते हैं। द्रव कण का, जैसे कण का जिसका कुछ द्रव्यमान है, वेग, अधिकतम वेग c है। द्रव्यमान का वेग के साथ परिवर्तन इस चित्र में दिखाया गया है। जब वेग v 0 है तो m द्रव्यमान का मान m0 है, और जैसे जैसे v का मान बढ़ता जाता है m द्रव्यमान का मान भी बढ़ता जाता है, और जब v बराबर c होगा तब यह m का मान इन्फिनिटी होगा। अगला टॉपिक है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी कण पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यदि किसी कण पर कुछ बल लगा रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उस कण पर उस बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। यदि बल F वेक्टर की दिशा में कण का विस्थापन dr वेक्टर है तो कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि dk बराबर होगी F इंटू dr। बल F की दिशा में कण का विस्थापन dr वेक्टर हम मान रहे हैं, तो कण पर किया गया कार्य बराबर होगा बल गुणा विस्थापन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और यदि F वेक्टर और dr वेक्टर एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य बराबर होगा F इंटू dr। और यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा को कैसे लिखें, तो dk गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन dk बराबर है कण पर किया गया कार्य, और कार्य बराबर है F इंटू dr। F बराबर होगा dp अपॉन dt। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर dp अपॉन dt इसमें रखें तो dk बराबर हुआ dp अपॉन dt डॉट dr इंटू dr। इसको हम इस तरह से लिख लें dp इंटू dr अपॉन dt। जो नीचे dt है इसको हम dr के नीचे लिख लें, जिससे dr अपॉन dt यह कण का वेग होगा v। तो dr अपॉन dt को v लिख लें कण का वेग, और dp को लिख लें dmv, क्योंकि संवेग p बराबर mv। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा में वृद्धि dk बराबर हुआ v इंटू dmv। यदि कण विराम अवस्था में यानी v बराबर 0 वेग से चलकर v वेग प्राप्त करता है तो इसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा k बराबर होगा इंटीग्रल dk, और यह बराबर होगा इंटीग्रल dk का मान रख दें v इंटू dmv, और इंटीग्रल में वेग की लिमिट है 0 से v। इस इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन v मान लें और दूसरा dmv, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करें इस सूत्र से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन v है और सेकेंड फंक्शन है dmv, तो पहली टर्म होगी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। इंटीग्रल ऑफ dmv बराबर होगा mv, इंटीग्रल dx बराबर x, तो इंटीग्रल dmv बराबर mv। तो हमें मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड से v इंटू mv, फिर होगा माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v जो होगा dv, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वो होगा mv, इंटीग्रल ऑफ dmv बराबर mv। तो इस तरह से
के गतिज ऊर्जा का मान मिला v mv माइनस इंटीग्रल mv dv। इंटीग्रल की लिमिट है 0 से v। m का मान रख दें, m बराबर होगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरी टर्म में भी m का मान रख दें, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में क्योंकि m यह भी v पर निर्भर करता है, इसलिए अब हम m को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। m v का फंक्शन है, m का मान हमने रखा है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहली टर्म तो वही है m0 वी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरी टर्म में अब हम मान लें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर x। दूसरे टर्म में इंटीग्रल के अंदर जो अंडर रूट के अंदर राशि है इसको x मान लें, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर x मान लें, जिससे इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो माइनस वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv। तो हमें मिलेगा माइनस 2v dv अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू dx। तो dx इससे v dv का मान निकाल लें, v dv बराबर होगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2dx। तो इस इंटीग्रल में v dv का मान रख दें, नीचे अंडर रूट के अंदर जो राशि है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका मान x रख दें। m0 अब कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि v dv बराबर है माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2dx। तो सेकंड टर्म अब रह जाएगी प्लस m0 सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल dx अपॉन रूट x। और अब इंटीग्रल की लिमिट भी देख लें, जब इंटीग्रल v के साथ था तो लिमिट थी 0 से v, और अब लिमिट हो गई हैं जब इंटीग्रल x के लिए है तो लिमिट है 1 से x। जब v की लिमिट 0 है, v बराबर 0 है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि x का मान 1 है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर x इससे। तो जब v बराबर 0 x बराबर 1, तो नीचे की लिमिट 1 है और ऊपर की लिमिट x ही है। जब v का मान v है तो x का मान x है जो है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर। तो x के लिए लिमिट हो गई है 1 to x। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रल के अंदर है x की पावर माइनस हाफ, एक्चुअल में x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल होगा x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। तो इसका मान आएगा 2 रूट x और लिमिट रखेंगे 1 to x। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, सेकेंड टर्म अब है प्लस m0 सी स्क्वायर, और जब लिमिट रखेंगे तो x की जगह x रखेंगे तो पहली टर्म आएगी रूट x, फिर माइनस करके अब x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 1। तो लिमिट रखने के बाद ये हो जाएगा रूट x माइनस 1। अब x का मान रखते हैं, x बराबर था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म हो गई m0 सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। m0 सी स्क्वायर से गुणा करके इस ब्रैकेट को खोल दें तो हमें ये दो टर्म मिलेंगी, m0 सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर। शुरू की दो टर्म में एलसीएम ले लें, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा m0 वी स्क्वायर
प्लस m0c² इंटू 1 माइनस v² और लास्ट टर्म को ऐसा ही रहने दें माइनस m0c²। अब ये पहली टर्म बराबर होगी m0c² अपॉन √1 माइनस v²/c²। दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, पहली m0v² और एक आएगी माइनस m0v²। और अब m0 अपॉन √1 माइनस v²/c² का मान रखें जो m के बराबर है। m बराबर है m0 अपॉन √1 माइनस v²/c²। तो यह मान आया mc² माइनस m0c², यानी m माइनस m0c²। m0 कण का प्रारंभ में द्रव्यमान था जब वह विराम अवस्था में था, इसका वेग 0 था, और m कण का द्रव्यमान है जब उसका वेग v हो गया है। तो m माइनस m0 यह डेल्टा m है, m में परिवर्तन है। तो हम देखते हैं कि k गतिज ऊर्जा का मान आता है m माइनस m0 इंटू c², यानी mc² माइनस m0c²। इस समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कण के विराम द्रव्यमान m0 के संगत ऊर्जा m0c² है। वह ऊर्जा m0c² कण की विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। कण की कुल ऊर्जा E बराबर होगी गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा k का मान आया m माइनस m0c², यानी द्रव्यमान में परिवर्तन इंटू c², तो हम m0c² को विराम द्रव्यमान ऊर्जा मानते हैं। विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान m0 है, तो m0 इंटू c² यह कण की विराम द्रव्यमान ऊर्जा है। तो कण की कुल ऊर्जा E बराबर होगी गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा। गतिज ऊर्जा k है, तो कण की कुल ऊर्जा E बराबर होगी k प्लस m0c²। k का मान रखते हैं m माइनस m0 इंटू c² और प्लस करें m0c², तो E बराबर आता है mc²। E बराबर mc²। यह समीकरण आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। इससे पता चलता है कि द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य है। m द्रव्यमान mc² ऊर्जा के तुल्य है एवं E ऊर्जा यह m द्रव्यमान के तुल्य है और m का मान होगा E/c²। E बराबर mc² से ही द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यह द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत कहलाता है। तो E बराबर mc², यह आइंस्टीन का प्रसिद्ध फार्मूला है, सूत्र है। द्रव्यमान m और ऊर्जा E में संबंध बताता है और बताता है कि ये दोनों राशियां एक दूसरे के तुल्य हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के अब हम दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है युग्म विलोपन एवं युग्म उत्पादन, पेयर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन मिलकर नष्ट हो जाते हैं एवं गामा किरण फोटॉन उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया युग्म विलोपन कहलाती है। युग्म पेयर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का एक युग्म है, पेयर है। जब यह विलोपित होता है, इसका एनिहिलेशन होता है, तो एक गामा किरण फोटॉन उत्पन्न होता है। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन के जितने ही द्रव्यमान का एक कण है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है उतना इस पर धन आवेश है। द्रव्यमान दोनों का समान है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलकर नष्ट हो जाते हैं, गामा किरण फोटॉन बनाते हैं, तो इस गामा किरण फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के युग्म की विराम द्रव्यमान ऊर्जा हम ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा m0c², पॉजिट्रॉन की भी विराम द्रव्यमान ऊर्जा इतनी ही होगी
m0c², क्योंकि दोनों के विराम द्रव्यमान समान हैं। तो विराम द्रव्यमान ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म की पेयर की यह बराबर होगी 2m0c²। m0 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान समान है दोनों का, और यह द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। c का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मान रख दें तो हमें इतनी ऊर्जा मिलती है गुणा करने पर। यह ऊर्जा होगी जूल में, MKS सिस्टम में। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से यानी 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे दें तो अब यह जूल की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा में बदल जाती है, और इसका मान आता है 1.02 × 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सही कर लें, यह 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, यह 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कहेंगे MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब है 10 लाख, 10⁻6। तो 1.02 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनके युग्म की पेयर की विराम द्रव्यमान ऊर्जा आई 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा इसकी आधी होगी, पॉजिट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा भी इसकी आधी होगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म विलोपित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और गामा किरण फोटोन बनता है, तो गामा किरण फोटोन की कम से कम ऊर्जा इतनी होनी चाहिए। युग्म विलोपन के इसके विपरीत प्रक्रम है युग्म उत्पादन। इसमें गामा किरण इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पन्न करता है। तो युग्म विलोपन के विपरीत प्रक्रिया है युग्म उत्पादन। गामा किरण फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म का उत्पादन कर सकता है। गामा किरण फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का युग्म बना सकता है। तो इसके लिए गामा किरण फोटोन की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा यह इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा के योग के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गामा किरण फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर होनी आवश्यक है। दूसरा इसका उदाहरण है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रम है जिसमें भारी अस्थायी नाभिक दो लगभग बराबर भागों में टूट जाता है। इस प्रक्रम में द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। द्रव्यमान में कमी यदि हम ΔM लिखें तो यह ऊर्जा E बराबर ΔM × c² के तुल्य है। E बराबर mc² के सूत्र से यदि m में द्रव्यमान में कमी हुई ΔM तो इसके संगत ऊर्जा होगी ΔM × c²। तो यदि नाभिकीय विखंडन के प्रक्रम में जिसमें कि एक बड़ा अस्थायी नाभिक दो लगभग समान आकार के छोटे नाभिकों में टूटता है तो द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, और द्रव्यमान में यदि कमी ΔM है तो इसके संगत इतनी ऊर्जा ΔM × c², इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो प्रक्रम में ΔM × c² ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन के विपरीत प्रक्रम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के प्रक्रम में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रम में भी द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। द्रव्यमान में कमी ΔM है तो संगत ऊर्जा होगी E बराबर ΔM × c²। तो इस प्रक्रम में भी ΔM × c² ऊर्जा मुक्त होती है।